दुनिया में चाहे जितने भी विचार हों, उनमें से बस एक ही जीवित रहेगा और वो है सच। और सच कभी ना खत्म होने वाला विचार है। जी हाँ, चर्चा का विषय है महात्मा गांधी की जीवनी पर आधारित किताब सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और इस कड़ी में हम बात करते हैं डर्बन में गांधी जी के बच्चों की शिक्षा और उनके रहन सहन की। सन 1897 की जनवरी में जब वो डर्बन में उतरे तब उनके साथ 3 बालक थे। भांजा लगभग 10 वर्ष की उम्र का, बड़ा लड़का 9 वर्ष का और दूसरा लड़का 5 वर्ष का। अब समस्या थी इनको पढ़ाने की। वो अपने लड़कों को गोरों के लिए चलने वाले स्कूलों में भेज सकते थे, पर वो ठीक ना होता क्योंकि दूसरे हिंदुस्तानी बालक वहां पढ़ नहीं सकते थे। हिंदुस्तानी बालकों को पढ़ाने के लिए ईसाई मिशन के स्कूल थे, पर उनमें गांधी जी अपने बालकों को भेजने के लिए तैयार न थे। वहां दी जाने वाली शिक्षा उन्हें बिल्कुल पसंद न थी। उन्होंने खुद भी अपने बालकों को पढ़ाने का प्रयत्न किया, पर समय की कमी के कारण कभी भी नियमित रूप से उन्हें पढ़ा न सके, न ही अपनी रुचि के अनुकूल गुजराती शिक्षक खोज सके। वो उन्हें वापस हिंदुस्तान भेजने को भी तैयार न थे, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि छोटे बच्चों को माता पिता से अलग नहीं रहना चाहिए। उनकी अपनी राय हमेशा यही रही कि जो अनुभव ज्ञान उनके बच्चों को मिला और अपने माता पिता का साथ जो उन्हें मिल सका, स्वतंत्रता का वो पाठ जो उन्होंने सीखा, वो सब उन्हें न मिलता अगर उन्हें किसी भी हाल में स्कूल भेजने की जिद न पकड़ी गई होती। इसके साथ ही गांधी जी के मन में हमेशा ये विचार बना रहता कि सेवा शुश्रूषा या भलाई का कोई एक काम अगर वो हमेशा कर सकें तो कितना अच्छा हो। इसलिए जब एक भारतीय पारसी रुस्तम जी की दानशीलता के कारण डॉक्टर बूथ की देखरेख में एक छोटा सा अस्पताल खुला, तो उनकी इच्छा हुई कि वो इस अस्पताल में नर्स का काम करे। इस काम से उन्हें बहुत शांति मिली। उनका काम था बीमार की हालत समझकर उसे डॉक्टर को बताना और डॉक्टर की लिखी दवा तैयार करके बीमार को देना। यहाँ वो कई भारतीयों के संपर्क में आए, जिनमें से ज्यादातर तमिल, तेलुगु या उत्तर भारत के गिरमिटिया होते थे। गांधी जी में सादा जीवन जीने की इच्छा हमेशा से ही थी। इसके चलते उन्होंने साधारण भोजन करना शुरू किया। घर के लिए साज सामान भी बसाया, पर मन में उसके प्रति कभी मोह उत्पन्न नहीं हो सका। घर बसाने के साथ ही उन्होंने कम खर्च करना शुरू कर दिया। शुरुआत हुई धोबी का खर्च बचाने से, जो पैसे तो अधिक लेता था लेकिन कभी भी निश्चित समय पर कपड़े नहीं लौटाता था। उन्होंने खुद ही धुलाई का सामान जुटाया, धुलाई कला पर पुस्तक पढ़ी, खुद धोना सीखा और अपनी पत्नी को भी सिखाया। काम का कुछ बोझ तो बढ़ा, पर नया काम होने से उसे करने में आनंद आने लगा। जिस तरह वो धोबी की गुलामी से छूटे, उसी तरह नाई की गुलामी से भी छूटने का अवसर आ गया। हजामत तो विलायत जाने वाले सब कोई हाथ से बनाना सीख ही लेते हैं, पर कोई बाल छांटना भी सीखता होगा, इसका उन्हें ख्याल ही न था। एक बार वो प्रिटोरिया में एक अंग्रेज हजाम की दुकान पर पहुंचे, जिसने उनके हजामत बनाने से न सिर्फ इनकार कर दिया बल्कि उनका तिरस्कार भी किया। उन्हें बहुत दुख हुआ और वो सीधे बाजार जाकर अपने लिए बाल काटने की मशीन खरीद लाए और आईने के सामने खड़े होकर बाल काटे। आगे के बाल तो जैसे तैसे कट गए, पर पीछे के बाल काटने में बड़ी कठिनाई हुई। लोगों को इस बात की हंसी भी हुई, पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले हिंदुस्तानियों पर लगाए जाने वाला एक आरोप था कि वो अपने घर बार साफ नहीं रखते थे और बहुत गंदे रहते थे। इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई भी थी, पर इस आरोप को मिटाने के लिए हिंदुस्तानियों के मुखिया माने जाने वाले लोगों के घरों में तो सुधार आरंभ हो चुके थे। ऐसे में घर घर घूमने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब डर्बन में प्लेग के प्रकोप का डर पैदा हुआ। इसमें म्यूनिसिपैलिटी के अधिकारियों का भी सहयोग और सम्मति थी। सबकी सहायता मिलने से उनका काम हल्का हो गया और हिंदुस्तानियों को कम कष्ट उठाने पड़े, क्योंकि जब प्लेग फैलता है तब अधिकारी घबरा जाते हैं और उपायों की योजना करने में बहुत सख्ती दिखाते हैं। ऐसे में जो लोग उनकी आंख में खटकते हैं, उन पर उनका दबाव बढ़ जाता है। जब भारतीय समाज ने खुद ही सख्त उपायों से काम लेना शुरू कर दिया था, तो वो सरकारी सख्तियों से बच गया। इस सफाई आंदोलन का परिणाम ये भी हुआ कि भारतीय समाज में घर बार साफ रखने के महत्व को भी सभी ने स्वीकार किया। अधिकारियों की दृष्टि में गांधी की साख बढ़ी। वो समझ गए कि गांधी का काम केवल शिकायतें करना या अधिकार मांगने का ही नहीं है, बल्कि उतने ही उत्साह और दृढ़ता से वो समाज के सुधारों के लिए भी लड़ते हैं। इस लड़ाई के काम से मुक्त होने के बाद उन्होंने पाया कि उनका काम अब दक्षिण अफ्रीका में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में है। उन्होंने देखा कि दक्षिण अफ्रीका में बैठकर वो चाहे थोड़ी बहुत देश सेवा कर भी ले, पर वहां उनका असल धंधा तो पैसे कमाना ही होगा। अपने देश का मित्र वर्ग भी उनसे देश लौट आने के लिए बार बार आग्रह करता रहता था।
उन्हें भी लगने लगा कि भारत लौट जाने से उनका उपयोग अधिक हो सकेगा। नेटाल में उनके प्रमुख साथी मिस्टर खान और मनसुख लाल नाजर थे ही। उन्होंने उनके सामने मुक्त होने की और अपने घर लौटने की इच्छा प्रकट की। वो लोग इस बात के लिए बिल्कुल राजी न थे। अभी दक्षिण अफ्रीका में बहुत काम होना बाकी था, लेकिन फिर भी बड़ी कठिनाई से एक शर्त के साथ उनकी ये बात स्वीकृत हुई। शर्त ये थी कि यदि 1 वर्ष के अंदर कौम को उनकी आवश्यकता महसूस हुई तो उन्हें वापस दक्षिण अफ्रीका पहुंचना होगा। वैसे तो ये काफी कड़ी शर्त थी, पर इसके पीछे का मित्रों का स्नेह उन्हें नजर आ रहा था। गांधी जी ने ये बात मान ली और अपने देश लौटने